जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। यहाँ पे ABVMU एम्स या फिर सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी, चाहे वो आपका नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं। वो बात अलग है कि ABVMU की बात करें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस, एम्स की बात करें तो आपके 10 क्वेश्चंस, और आपके जो सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी की बात करें पुणे वाली, MBA का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है वहाँ पे, तो उसमें आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मतलब फिक्स्ड रहते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं पूछूंगा आपसे कि सारे जहां से अच्छा ये किसने गाया, तो आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, आंसर आपका सेम ही रहेगा। इसीलिए ये तीनों ही एग्ज़ाम्स के लिए आपका ये क्लास आपके लिए है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी लेटेस्ट जो क्लासेस होंगी और साथ ही साथ जो आपकी नोटिसेस आएंगी, आपका एडमिट कार्ड आएगा, या फर्दर जो आपके कॉलेजेस से रिलेटेड या फिर जॉब नोटिफिकेशंस आएंगी, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे आपको बताना है विच चैनल सेपरेटेड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो यहाँ पे कई सारे चैनल होते हैं डिग्री के, ठीक है, कई सारे डिग्री के चैनल होते हैं। तो इसमें से एक ऐसा है चैनल जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो याद रखना है आपको, ये जो 10 डिग्री का चैनल है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे आपको बताना है कब हुआ था। 1556, 1546, 1534 या 1272। और एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको जो पहले वाली हमारी क्लासेस हैं, जो प्रीवियस क्लासेस हैं जनरल नॉलेज की या जनरल अवेयरनेस की, वो भी करना आपको मैंडेटरी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से भी और यहाँ से भी जो आपकी अभी जो करंट क्लासेस चल रही हैं उससे भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं रोज़, और जो प्रीवियस क्लासेस हैं वहाँ से भी आप उनको कवर करिए। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी मैराथन हुई, तो उन सब चीज़ों को कवर करिए, डेफिनेटली आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में फ़ायदा होगा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो 1556 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर है। हमको बताना है आपको कि यहाँ पे विच शेड्यूल सेपरेट्स द स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हमारी जो शेड्यूल है उसमें से कौन सा शेड्यूल है जो कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को बताता है, मतलब कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपका स्टेट ही वहाँ पे सब्जेक्ट्स पे, उन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें यूनियन कानून बनाता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों मिलके कानून बनाते हैं। तो वो सब्जेक्ट्स आपके कंकरेंट लिस्ट में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो कौन सा शेड्यूल, तो आपका 7th शेड्यूल में सेपरेशन ऑफ पावर्स दे रखा है, या स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात कही गई है। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करते हुए चलिए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे यहाँ पे अगर सिम्बाइसिस में या फिर ABVMU या फिर आपका एम्स के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या अप्लाई किया है, तो उन तक भी हमारी वीडियो पहुँच सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर्स। तो डिफरेंट जनरेशन्स हैं, और सबसे पहले वैकम की थी, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर्स की, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड देन सो ऑन। अभी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो आपकी जनरेशन है वो चल रही है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस जनरेशन में यूज़ हुआ था, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो जो आपकी 4th जनरेशन है, इस जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर्स कंप्यूटर वाले यूज़ होते थे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है, आपने देखा होगा, फोटोवोल्टाइक सेल जो है वो आपका कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू विच एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी या फिर ऑल। तो जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है, आपको याद रखना है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं। आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट सोर्सेज से लेकर बना हुआ है। हमने जो आइडियाज़ लिए हैं, हमने जो थॉट्स लिए हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज से लेकर हमने अपने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो कि 22 पार्ट से बना हुआ है। तो आपको याद रखना है 22 पार्ट्स यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखने को मिलते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। वो पूछता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी, मैंने जैसा कि अभी ऊपर बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लिए गए हैं। तो जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है ये आपका किस कंट्री से लिया गया है। तो यहाँ पे बता दें डीपीएसपी का जो आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शंस गलत हैं, आपको याद रखना है आयरलैंड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आपका आयरलैंड से लिया गया और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शंस पे ध्यान मत दीजिए, ये सब गलत ऑप्शन है। ये आयरलैंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो डीपीएसपी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है वो आपका आयरलैंड से लिया गया। और डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डी इज़ फॉर डायरेक्टिव, पी इज़ फॉर प्रिंसिपल्स, एस इज़ फॉर ऑफ स्टेट एंड पी इज़ फॉर पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये इसका जो प्लेस है वो आपको बताना है, कहाँ पर हुई थी ये बताना है। तो राजगृह, पाटलिपुत्र, कुंडल वन या फिर नन। तो याद रखना है आपको जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है ये आपका राजगृह में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। बताना है आपको शिवा समुद्रम फॉल्स, झरना है ये शिवा समुद्रम, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो यहाँ पे शिवा समुद्रम फॉल्स की बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कर्नाटका, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। शिवा समुद्रम फॉल्स आपका कर्नाटका में पड़ता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है, याद रखना है आपको। कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हम किस नाम से जानते थे तो ये कमेंट करके आप लोग को बताना है, इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्ज़ी। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है तो आपको याद रखना है नैनीताल में, ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में नैनीताल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं तो कोलेरू लेक कहाँ पर है। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो सिलेक्शन यार नहीं होगा। ठीक है, और या फिर कोई प्राइवेट आप ज्वाइन करो और उसमें फ़ीस हाई फाई दो, है ना, तो मर्ज़ी आपकी है। लेकिन ऑल दो पूरा सब कुछ मिला के एक ही चीज़ पे पॉइंट बनेगा क्या, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कोलेरू लेक कहाँ पर है तो आपको याद रखना है केरला में, सॉरी कोलेरू लेक ये हमारा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में हमारा कोलेरू लेक ये पड़ता है। तो याद रखिएगा कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा यहाँ पे कौन है। तो चंबल नहीं है, मानस भी नहीं है और नन तो है ही नहीं, लेकिन सोन जो है ये एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा की सहायक नदी सोन, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है विच लेयर रेसिस्ट द ओजोन टू रीच द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है विच लेयर रेजिस्ट द ओजोन टू रीच द अर्थ। मतलब ऐसी देखिए पहले तो बहुत सारी लेयर्स हैं हमारी अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें से कौन सी लेयर ऐसी है जो कि ओजोन को आने से रोकती है अर्थ पर, मतलब अर्थ पर ओजोन ना जाने पाए, तो ऐसी वो एक लेयर है जो रोक लेती है ओजोन को। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर उस लेयर को बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर याद रखना है आपको, ओजोन को रोक लेती है, अर्थ तक नहीं आने देती है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन आपका किससे रिलेटेड था, फिश से, टर्टल से, क्रोकोडाइल से या फिर पेट्रोल से। तो ब्लू रिवॉल्यूशन याद रखना है आपको, बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए थे और जो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर किसी चीज़ को डेडिकेटेड हैं, किसी एनिमल को डेडिकेटेड हैं या फिर ड्रग्स को डेडिकेटेड हैं या फिर वेजिटेबल्स को डेडिकेटेड हैं, बट यहाँ पे ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये आपका फ़िश को डेडिकेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश। आगे बढ़ते हैं, कंबाला एक मोस्ट फेमस मतलब एक फेस्टिवल है आप बोल सकते हो, जो मतलब ओकेजनली होता रहता है, हर साल में होता है। और बफेलो रेस, कंबाला मतलब बफेलो रेस, कंबाला जो फेस्टिवल है उसमें बफेलो की रेस होती है, भैंसों की जो होती है वो रेस करवाते हैं। तो कर्नाटका का ये एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, आपको याद रखना है कंबाला बफेलो रेस जो है वो आपका कर्नाटका से बिलोंग करता है, कर्नाटका में देखने को मिलता है। गांधी जी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा और यहाँ पे आपको अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए टॉप 100 या टॉप 50 तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, तो जैसा रिस्पॉन्स आएगा तो हम उसके हिसाब से आपको वो सेशन भी करवा देंगे। ठीक है,
और बाकी देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा हार्शली बोला आप लोगों से, तो हार्शली बस इसीलिए बोला कि मतलब पढ़ना तो ज़रूरी है, ठीक है। अब कैसे ही बताऊँ, विदाउट आप पढ़े आप क्या सोचोगे, मतलब ऐसे कुछ मैजिक तो होने नहीं वाला है ना, कि ऊपर से भगवान आएंगे और आपको कहेंगे ले बेटा, है ना। वो ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा कि ऊपर से भगवान आएंगे और कहेंगे ले बेटा, बट वो तब होगा जब आप मेहनत करोगे यहाँ पे। जब आप यहाँ मेहनत करोगे तो डेफिनेटली वो हो जाएगा, बट अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो भैया कुछ नहीं होगा। फिर आप एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाओगे, बैठोगे और क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो गलत मार्क करके आओगे और फिर वहाँ पे सब कुछ गलत होगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, हर वो सब्जेक्ट छूना है, हर वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ रहा है। जीके हम आपको करवा ही रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की या बायो की बात हुई, उसको भी आप प्रिपेयर करते रहिए। जो आपका 12th का सिलेबस है उसको प्रिपेयर करते रहिए। साथ ही साथ जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनसे भी आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन ना दें तब बताइए, बिल्कुल सॉल्यूशन देंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। हर कदम साथ दे रहे हैं आपका, बस आप ही को मतलब हाथ पकड़ के चलना है, और अगर हाथ पकड़ के चलोगे तो डेफिनेटली यू विल वॉन, डेफिनेटली यू विल विन। बस आपको तैयारी करनी है अच्छे से और प्रिपरेशन करना है अच्छे से, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम तो नज़दीक है अब, और जितना पढ़ा है आपने उसको रिवाइज़ कर डालिए जल्दी से। तो जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी मर्ज़ी, अब आपको चाहिए एडमिशन तो पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे तो कोई दूसरा पढ़ेगा, ठीक है, और वो भी नहीं पढ़ेगा तो कोई तीसरा पढ़ेगा। लेकिन पढ़ने वाले बहुत हैं और पढ़ेंगे ही, और वो एग्ज़ाम निकालेंगे ही। आप में से ही कोई एक होगा जो एग्ज़ाम निकालेगा, और वो एक की बजाय आप सब बन जाएं तो आप सब पढ़िए, आप सब भी एग्ज़ाम निकाल देंगे, ठीक है। आई होप सो अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी केम टू इंडिया, गांधी जी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यहाँ पे जी लगा होना चाहिए, गांधी के बाद जी लगा होना चाहिए। भाई इतने महान थे ना ये लोग, मतलब गांधी जी तो इतने महान थे, अगर ये नहीं होते तो देश आज़ाद ही नहीं होता, सही में नहीं होता। अगर आप लिटरली इनकी स्टोरी सुनोगे तो यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इनकी बायोग्राफी का नाम है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, बहुत अच्छा मतलब इनका जो है इन्होंने योगदान दिया है हमारे देश को आज़ाद कराने में, फ्रीडम दिलाने में। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन आप माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर ये नहीं होते, या ये अपनी नीतियों से असहयोग आंदोलन या नॉन वायलेंस का, या फिर सच बोलो और ये सब चीज़ें नहीं करते, तो शायद ही आज हमारा देश आज़ाद हुआ होता, ठीक है। हर हर समय आपका लड़ाई से नहीं काम चलता, कुछ समय दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी वो सब चीज़ें बात की बात है, लेकिन गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे देश की आज़ादी में, ठीक है। तो गांधी जी होना चाहिए यहाँ पे। तो केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे इंडिया में, तो 1915 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सुना क्यों रहा हूँ इतना, मैं सुना नहीं रहा यार, देखो मतलब छोटे बच्चों की तरह ही मैं मतलब आपको छोटा भाई छोटी बहन ही मानता हूँ, ठीक है। और इसीलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो और उस चीज़ को पढ़ो अगर नहीं पढ़ रहे हो तो। क्योंकि ये एज जो है ना 12th के बाद ऐसा होता है कि या तो सुधर जाता है या तो सही राह पकड़ लेता है इंसान, या तो फिर गड़बड़ रास्ता पकड़ के और फिर गड़बड़ी होता जाता है। तो गड़बड़ रास्ता नहीं पकड़ना है यार, आप लोग को फ्यूचर देखना है पहले और उस पर काम करना है, ठीक है। डेफिनेटली यू विल गोना टेक द सक्सेस, और आपके पेरेंट्स प्राउडली कहेंगे कि हाँ मेरी बेटे ने या मेरी बेटी ने ये किया। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं, ठीक है। धीरे धीरे वो सब चीज़ें हो जाएंगी। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, उन सब चीज़ों को साइड करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और जितने समय पढ़िए तो उतना समय पढ़ाई पर ही अपना कंट्रोल रखिए और उस समय आप पढ़ाई ही करिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, IMEI का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो याद रखना है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI सबने सुना होगा, लेकिन फुल फॉर्म आपको आज पता लग गया कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो IMEI नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो हर एक डिवाइस का अलग अलग होता है, और जिसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि ये किसका मोबाइल है। तो IMEI जो आपका
नंबर होता है वो इंपॉर्टेंट नंबर होता है। कभी भी अगर आपका मोबाइल जो है तो IMEI नंबर उसका नोट करके आप उसको सेपरेट कहीं अलग रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आने वाले दिनों में सपोज़ अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आप उसकी IMEI की मदद से आप अपना मोबाइल ढूंढ सकते हो कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 में आपका दांडी मार्च हुआ था, याद रखना है आपको। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस गांधी जी बिकम प्रेसिडेंट? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार गांधी जी से रिलेटेड, तो इसीलिए मैंने इसमें रख दिया लगातार। तो गांधी जी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कब करते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं कब? तो 1924 वाले सेशन में आपका गांधी जी यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं, याद रखना है आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट इज रिलेटेड टू। तो क्विट इंडिया मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो 1942 आपको याद रखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट रिलेटेड है 1942 से। सो गाइज यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप सभी के लिए। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए आप लोग, डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन होगा। बस पढ़ते रहिए, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने हैं। बाकी कुछ भी अगर प्रिपरेशन करना है या कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है या कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।